नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि 10 जुलाई 2024 का है। ये एक 125 सीआरपीसी से रिलेटेड एक फैसला है और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। उसमें ये बताया है कि जो सेकुलर प्रोविजन है 125 सीआरपीसी के, वो प्रिवेल करेंगे। और यहाँ पर ये कंटेंशन रेज की गई थी अपीलेंट की साइड से कि जो वुमेन है, वो मुस्लिम वुमेन है, वो 125 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है वो इन्वोक नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक मुस्लिम वुमेन एक्ट बना है 1986 का। तो अगर जो पर्सनल लॉ है तो वो प्रिवेल करेंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक फैसला दिया और कहा कि 125 सीआरपीसी के अंदर भी जो है वुमेन है वो अपना मेंटेनेंस जो है क्लेम कर सकती है। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये क्या फैसला आया था। ये देखिए, 99 पेजेस की जजमेंट है और जजमेंट लेंथी भी है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑनरेबल जजेस ने अपना अलग अलग फैसला दिया। लेकिन दोनों माननीय जो न्यायाधीश जो हैं उनकी ओपिनियन है वो कॉन्करेंट है, मींस सिमिलरिटी, लेकिन उन्होंने अपने जो है सेपरेट जजमेंट्स दी हैं, जिसकी वजह से ये जो जजमेंट है वो 99 पेजेस की बन रही है। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं। पहले जो माननीय जो ऑनरेबल जज हैं उन्होंने क्या फैसला दिया उसके ऊपर थोड़ा सा हम इसमें डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि एक जो अपील थी वो चैलेंज की गई थी, वो 13 दिसंबर 2023 के ऑर्डर पे, जिसमें क्रिमिनल जो पिटीशन थी वो 2023 की मूव की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जो 482 सीआरपीसी में, मींस अपीलेंट ने यहाँ पर मूव की थी पिटीशन 482 सीआरपीसी में। और जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया था, फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया था, जिसमें हाई कोर्ट ने क्वांटम ऑफ एंट्री मेंटेनेंस की जो 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अपीलेंट को देने को कहा था, उसको रिड्यूस कर दिया था 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो उससे एग्रीवेट होकर, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी एग्रीवेट होकर यहाँ पर एक जो है क्रिमिनल अपील नंबर 2842 ऑफ 2024 जो कि राइजेस हुई थी, स्पेशल लीड पिटीशन क्रिमिनल 1614 ऑफ 2024। तो ये क्रिमिनल स्पेशल लीड पिटीशन क्रिमिनल इसलिए है क्योंकि 482 सीआरपीसी के जो प्रोविजंस थे वो इन्वोक किए थे। और आगे हम चलते हैं इसमें। फिर उसमें बताया कि ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे। ब्रीफ फैक्ट्स ये थे कि अपीलेंट जो है वो हस्बैंड है रिस्पोंडेंट नंबर 2 के। तो यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक हस्बैंड है और दोनों का मैरिज जो हुआ था 15 नवंबर 2012 को हुआ था। तो उसकी वजह से रिलेशनशिप थे वो खराब हो गए थे और उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने मैट्रिमोनियल हाउस को छोड़ दिया था और सो डेट को। और उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी वो इनिशिएट की थी अपीलेंट के अगेंस्ट में और एफआईआर रजिस्टर कराई थी 498 406 के तहत। और लेकिन इसके बाद अपीलेंट ने ट्रिपल तलाक था सो डेट को प्रोनाउंस कर दिया। और फिर इसके बाद डिवोर्स पिटीशन थी, वो डिवोर्स मूव किया एक ऑफिस ऑफ कुजादा जो है वहाँ डिक्लेरेशन और डिवोर्स किया, जिसमें उनको एक्स पार्टी डिवोर्स मिल गया और डिवोर्स सर्टिफिकेट भी इशू हो गया सो डेट को 2017 में। और फिर इसके बाद अपीलेंट ने कोशिश की कि 15,000 रुपया जो मेंटेनेंस था जो इद्दत पीरियड का वो दे दिया जाए, लेकिन उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने उसको नकार दिया, रिफ्यूज कर दिया। और उसके बाद अपनी एक इंटरिम मेंटेनेंस थी वो फाइल कर दी 125 सीआरपीसी में के तहत फैमिली कोर्ट में, जो कि नंबर 100 था। और उसके बाद फैमिली कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 9 जून 2023 को उसको अलाउ कर दिया। और अब उससे अगेंस्ट में, मीन्स जो मेंटेनेंस का जो ऑर्डर था वो अपीलेंट को के अगेंस्ट में गया, मीन्स अपीलेंट को डायरेक्शन दी कि आप मेंटेनेंस दीजिए वाइफ को। अब उसको चैलेंज किया था अपीलेंट ने आगे फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में। और
जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, मीन्स 20,000 रुपये थी उसको रिड्यूस कर दिया था। और लेकिन उसके अगेंस्ट में भी फिर आगे यहाँ अपील है वो फाइल की गई, स्पेशली पिटीशन थी वो फाइल की गई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब प्राइम कंटेंशन ग्राउंड क्या रेज किया अपीलेंट ने, उन्होंने कहा कि जो प्रोविजन है 125 सीआरपीसी के, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 125 के, वो प्रिवेल नहीं करते क्योंकि एक मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 जो है वो मीन्स पास हो चुका है, वो कानून बन चुका है। और यहाँ पे कहा कि अगर डिवोर्स्ड वो मुस्लिम वुमेन को कोर्ट में जाती है 125 सीआरपीसी के तहत, तो जो सेकुलर प्रोविजन है, इसको सेकुलर प्रोविजन का कि कोई भी वुमेन फाइल कर सकती है, इसमें वुमेन में जरूरी नहीं कि हिंदू वुमेन हो या मुस्लिम हो या कोई भी क्रिश्चियन वुमेन, तो एक सेकुलर प्रोविजन बनाया गया है। तो उसको 125 सीआरपीसी में कोई भी वुमेन मुस्लिम वुमेन 125 सीआरपीसी का प्रोविजन जो है वो पिटीशन जो है फाइल करती है, तो वो मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि करेक्ट प्रोसीजर जो है वो एप्लीकेशन बनती है सेक्शन 5 ऑफ 1986 मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 के तहत ही वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, जो कि यहाँ नहीं फाइल की गई। अब सीनियर एडवोकेट अपेयर हुए, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट ये दिया 1986 का कि वो एक बेनिफिशियल है और एफिशिएंट रेमेडी बनाई गई है डिवोर्स मुस्लिम वुमेन को इन कॉन्ट्राडिक्शन टू 125 सीआरपीसी। और ये भी कहा गया कि 1986 का जो कानून जो बनाया वो स्पेशल लॉ है, वो प्रिवेल करता है सीआरपीसी के ऊपर, मींस मुस्लिम सब स्पेशल लॉ जो है वो प्रिवेल करता है क्योंकि पर्सनल लॉ है और 1973 के जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के ऊपर प्रिवेल करता है। इस कंटेंशन को मींस सपोर्ट करने के लिए जजमेंट एक पर रिलाई किया, 3 बेंच की जो जजमेंट थी, जैन इंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1980 और एसएससी, तो जिसमें कोर्ट ने कहा कि स्पेशल लॉ जो है वो सुपरसीड जनरल लॉ, जो भी स्पेशल लॉ होंगे जनरल लॉ के ऊपर होंगे। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट स्टैट्यूट्स अगर बनते हैं, सेम लेजिस्लेचर कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टैट्यूट्स पास करता है और उसमें रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जो है वो अप्लाई होगा, और जब भी इंटरप्रिटेशन किए जाएंगे स्टैट्यूट्स के, तो कई अदर जजमेंट्स भी नोटिस में लाई गई। और सिमिलर पोजीशन था कि एक रिसेंट जजमेंट भी आई थी, छेनुपति क्रांति कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स 2023 8 SCC 251, तो उसमें ये फर्दर एम्फसाइज किया कि सेक्शन 3 और 4 जो है 1986 एक्ट के, वो शुरुआत होती है उनकी नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास। नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास क्या होती है, जैसे नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी सेक्शन सो एंड सो, तो मीन्स नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास होती है, उसी से ये कमेंट्स किए जाते हैं, तो उसका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है दूसरे स्टैट्यूट्स के ऊपर। मीन्स जो भी क्लॉज अगर नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास होगी तो उसका ये बताया कि वो जो सेक्शन में कोई भी ऐसा प्रोविजन दिया गया होगा, अगर कोई किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है तो जो इसकी नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास है वो प्रिवेल करेगा दूसरे सेक्शन स्टैट्यूट्स के ऊपर। और इसके लिए एक 5 जज की जो जजमेंट आई थी, ऑनरेबल जज की दनियाल लतीफ़ी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001, उसमें स्पेसिफिकली पैरा नंबर 21 से 24 नंबर के पैराग्राफ के ऊपर एम्फसाइज किया गया, रिलायंस किया गया। और मींस अदर फिर पैराग्राफ से 3, 7, 8, 9 एक जजमेंट आई थी इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर 2007 की, और इस सबमिशन में ये बताया गया कि ट्रांजिशनल प्रोविजन सेक्शन 7 और 1986 एक्ट जो है वो अटेम्प्ट करता है कि वो सुपरसीड कर देगा, और जो भी मींस इंटेंशन की लेजिस्लेचर की यही थी कि वो सुपरसीड करेगा दूसरे प्रोविजन के ऊपर जो जनरल प्रोविजन है, सेकुलर प्रोविजन है। और यहाँ पर एक सीनियर एडवोकेट को अमेकस क्यूरी भी बना दिया गया था 9 फरवरी 2024 को, और उसमें ये बताया गया है कि रेमेडी जो दी गई है अंडर सेकुलर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की अंदर, जैसे जो कि 125 सीआरपीसी का है, वो रोकता नहीं है किसी डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन को कि वो एक, क्योंकि एक पर्सनल लॉ कानून की अंदर रेमेडी अवेलेबल है सेक्शन 3 और 1986 एक्ट के तहत, तो जो कि एक लिमिटेड एक्सटेंट है मेंटेनेंस का। तो इस सबमिशन को सबमिट करते हुए ये बताया कि डिस्टिंक्शन ये है कि ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ ये प्रोविजंस के ये बताए थे कि जब 5 बेंच की जो जजमेंट जो बताई, जिस पर रिलाई किया गया दनियाल लतीफ़ी की, और उसमें ये क्वेश्चन एक्सप्लिसिट साफ क्वेश्चन ये बताया गया कि क्या नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास जो सेक्शन 3 ऑफ 1986 एक्ट है, क्या वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास लगाने से क्या जो राइट बनता है 125 सीआरपीसी का, क्या वो वुमेन का चला जाएगा? तो ये एक क्वेश्चन रेज हुआ कि, और जो कि इस कोर्ट ने
डील नहीं किया था। और कंटेंशन ऑब्जर्वेशन ये बताएगी पैरा नंबर 33 ऑफ दिस जजमेंट में, जो डेनियल लाल की थी, उसमें सजेस्ट ये किया गया था, इंटरप्रिटेशन निकाली थी कि जो डिवोर्स मुस्लिम वुमेन जो है वो भी सारे राइट्स ऑफ मेंटेनेंस हैं जो इक्वली सिचुएटेड वुमेन है कंट्री में, उसी के साथ वो वैसा ही तरीके से मीन्स इन्वोक करा सकती है, मीन्स वो अगर लेना चाहे वो ले सकती है, अपना राइट जो है वो इन्वोक करवा सकती है। अगर ये, क्योंकि अगर इस तरह के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाएगा तो वो एक आर्टिकल 14, 15 और 21 का हनन होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और फिर अटेंशन ये बताई कि हाई कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर उन्होंने यहाँ पर बताया, जो उन्होंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट थे प्रोविजंस के, जो इंटरप्रिटेशन की गई है प्रोविजन ऑफ 1986 एक्ट की और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के, और यहाँ पर कुछ जो डिसीजंस थे वो एक एनालिसिस के लिए यहाँ पर बताए गए हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पर फिर कोर्ट ने कहा कि हमने दोनों के पार्टीज का सुना, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब हम उस पोजीशन को क्लैरिफाई करते हैं। जो लेजिस्लेचर जो है 488 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद सब्सिक्वेंटली इंट्रोड्यूस किया गया 125 सीआरपीसी 1933 के अंदर। तो वो एक एफिशिएंट रेमेडी थी वुमेन के पास, जब वुमेन जो चिल्ड्रन जो हैं उनके पास जो एक एफिशिएंसी एक्सपीडियल ट्रायल मींस एक समरी प्रोसीजर्स बताया गया। समरी में मतलब ये है कि एविडेंसेस नहीं लीड किए जाते, सिर्फ प्लीडिंग्स और जो प्राइम फेशियल केस एस्टैब्लिश किया जा सकता है तो उसके बेसिस पे दी जा सकती है। तो यहाँ पर इंटरिम मेंटेनेंस के लिए यही बताया गया था कि जो डिवोर्स वुमेन और अदर एप्लीकेबल हैं वो इस इंस्टेंट प्रोविजन को इन्वोक करवा सकती हैं। उसको रिप्रोड्यूस यहाँ पे ये किया कि सेक्शन 125 क्या कहता है, जो कि बताता है ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ राइट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो ये जो प्रोविजन था उसको लंबा प्रोविजन 125 का, अब उसमें क्या होता है डिसीजंस कई कोर्ट के आए हैं 125 सीआरपीसी के, वो कोर्ट ने ये कहा है कि ये सोशल जस्टिस देने के लिए है, जिससे वीकर सेक्शन ऑफ वुमेन मींस सोसाइटी को के लिए बचाया जा सके। और इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज, जो पर्सनल लॉ कुछ भी हो, लेकिन ये एक सोशल, कोर्ट ने कहा कि एक सोशल जस्टिस है 125 का। तो इसके लिए जो बताया गया, जो आर्टिकल 15(3) और 38 जो है उसके जो बताए गए हैं संविधान के अंदर जो बताए गए हैं, तो उसके हिसाब से ये कानून मेंटेनेबल है मींस क्योंकि एक सोशल जस्टिस है। और फिर ये बताया कि एक डिसीजन आया था श्री भगवंत दत्त वर्सेस कमला देवी एंड अदर्स का। तो यहाँ पर ये बताया था कि जो नेचर और जुरिस्डिक्शन जो मिलती है मजिस्ट्रेट के पास वो एक प्यूनिटिव नेचर नहीं होती, और ये बताया था कि एक प्यूनिटिव नेचर में नहीं है इस जजमेंट जो बताई गई थी भगवंत दत्त वर्सेस कमला देवी एंड अदर की। और ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। और ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि इस प्रकार का जो राइट बेशक ना मिलता हो, एग्जिस्ट करता हो किसी भी पर्सनल लॉ में जो एप्लीकेबल है पार्टीज में, लेकिन ये कंटिन्यू टू एग्जिस्ट रहेगा इंडिपेंडेंटली अगेंस्ट द सेकुलर एंड इंडिपेंडेंटली एज अगेंस्ट द सेकुलर प्रोविजन। तो ये एक जजमेंट का उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिया था। और ये बताया गया 125 सीआरपीसी का इसलिए बनाया गया था कि वो इस प्रोग्रेसिव रेस्टिट्यूशन से बचने के लिए बनाया गया था ये 125 सीआरपीसी का। और इसमें बताया गया था इंद्रजीत कौर और वैसे यूनियन ऑफ इंडिया की एक जजमेंट आई थी, उसमें क्लैरिफाई कर दिया था कि एक ये राइट जो है वो एब्सोल्यूट नेचर नहीं है, बल्कि एक जब तक फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं हो जाता राइट्स ऑफ द पार्टीज बाय द एप्रोप्रिएट कोर्ट्स के लिए, तो ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और एक्सप्रेशन जो बताया कि अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ जो इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो वाइफ को करना है कि वो प्रूव करे कि किन हालतों में उनकी इस तरह की इनेबिलिटी है। और जो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें हस्बैंड को ये एस्टेब्लिश करना है कि उसके पास सफिशिएंट मींस है, इतना पर्याप्त पैसा है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, और इसी वजह से उसे नेग्लेक्ट या रिफ्यूज किया गया है। तो एक फुजुलम्बी वर्सेस खादेर वली एंड अदर्स 1980 की जजमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये कोर्ट ने कहा था कि जो प्रोविजन जो इनेक्ट किए गए थे, तो ये कोर्ट एक डिलिबरेट एक सेकुलर डिजाइन बनाया गया था ताकि वो इन्फोर्स करा सके मेंटेनेंस को। और एक ह्यूमन ऑब्लिगेशन है जो कि इक्विवेलेंट टू द अगेंस्ट ह्यूमन ऑब्लिगेशन है, जो कि डिराइव किया गया स्टेट, जो कि एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिराइव किया गया फॉर सोशल वेलफेयर। और सेम जो है
इसलिए कन्फाइंड नहीं किया जा सकता कि सिर्फ ये इस धर्म का है या फिर कोई रीजन का है, इसके बेसिस पे उसको रोका नहीं जा सकता। और बल्कि इस जितने भी वुमेनहुड की जितनी कम्युनिटी है उसके लिए बनाया गया है। तो ये इसको करने के लिए, कंसिडर करने के लिए कहा गया कि जो पर्सनल लॉ जो है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं सेकुलर प्रोविजन को 125 सीआरपीसी में, तो अब 1986 जो है वो मींस संसद द्वारा बनाया गया था, जो इसने कोशिश की है अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई दिस पोजीशन जो लेट डाउन नीचे बताई गई है। 5 बेंच की जो जजमेंट थी मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम की, ये काफी फेमस जजमेंट थी, शाह बानो केस जिसे कहा गया है शॉर्ट में। तो इसमें ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो 5 बेंच की जो जजमेंट थी, उन्होंने डील किया था इशू ऑफ मेंटेनेंस को। उसमें ये बताया था कि ऑब्लिगेशन है मुस्लिम हस्बैंड की, वो अपनी डिवोर्स वुमेन को मींस मेंटेन करें, जो कि अनेबल टू, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती हैं। इवन आइदर चाहे वो मेंटेन इसी ग्राउंड पर नहीं कर पाती कि उनको डिवोर्स दे दिया गया है, और हैविंग हैड सॉल्व फन जहाँ डिवोर्स के लिए बताया गया है। तो बेंच ने यूनानिमसली ये होल्ड किया कि ऑब्लिगेशन बनती है हस्बैंड की, वो सिर्फ इसलिए अफेक्ट नहीं हो सकती कि वो एक पर्सनल लॉ बना हुआ है, इसलिए ऑब्लिगेशन हस्बैंड की रोका नहीं जा सकता पर्सनल लॉ से। तो ये क्योंकि एक इंडिपेंडेंट रेमेडी है जिसमें मेंटेनेंस जो है 125 सीआरपीसी के ही जो प्रोविजन है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पर ये बताया कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता है सेकुलर प्रोविजन का और पर्सनल लॉ प्रोविजन में, दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो एक्सप्लेनेशन जो है प्रोविजो का 125 सीआरपीसी का, वो क्या कहता है उसके ऊपर भी कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि इसका एक ओवरराइडिंग नेचर है फॉर्मर के ऊपर। और इसलिए एलैबोरेट करते हुए ऑब्जर्वेशन को ये एक्सप्लेन किया गया कि वाइफ जो है, ये एक्सप्लेन किया कि वाइफ को ऊपर ये मींस कॉन्फ्रेंट किया गया कि उसका राइट बनता है कि वो रिफ्यूज भी कर सकती है टू लिव विद हस्बैंड, और या फिर जिसने कोई अदर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो, लेट्स अलोन 3 या 4 मैरिजेस कर लिए हो। तो ये भी इस ऑब्जर्वेशन पे एलैबोरेट किया गया था। इस प्रोनाउंसमेंट को करने के बाद एक कंट्रोवर्सी इमर्ज्ड आई है कि एक ट्रू ऑब्लिगेशन क्या है मुस्लिम हस्बैंड की, वो अपनी मींस मेंटेनेंस को पे करे डिवोर्स वाइफ को, पर्टिकुलरली बियॉन्ड द इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड के बाद भी उसको ऑब्लिगेशन बनता है। पार्लियामेंट ने ने कोशिश की थी इस क्लैरिफाई करने पोजीशन को क्लैरिफाई करने के लिए एक ब्रॉट अबाउट 1986 एक्ट लेकर आए। तो ये यहाँ पे ये बताया गया कि एंटाइटलमेंट है वुमेन की एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। सेक्शन 386 के जो प्रोविजन थे वो यहाँ पर बताए, वो जो बताया गया है, मेहर और द प्रॉपर्टीज ऑफ द मुस्लिम वुमेन टू गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। ये सेक्शन 3 का जो प्रोविजन था वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया इस पूरा सेक्शन 3 को, और ये पूरा सेक्शन 3 है ये। अब उसका जो ये बताया कोर्ट ने कि 1986 के तहत जब ये फोर्स में आया, कई रिट पिटीशंस थी वो मूव की गई थी इस कोर्ट में भी, और इसमें चैलेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इस ग्राउंड पे कि ये वायलेट करता है आर्टिकल 14, 15 और 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। कि सेक्शन 3 और 1986 जो है वो एक सेक्शंस बनाए गए हैं अंडर, उसे अटैक किया गया रिट पिटीशंस के थ्रू। और सेक्शन 3 जो है वो सिर्फ शुरुआत ही होती थी नॉन ऑब्स्टेंटी क्लास से, वो एक ओवरराइडिंग एप्लीकेशन थी अदर एग्जिस्टिंग लॉज के ऊपर। तो मींस के ऊपर कई रिट पिटीशंस थी वो फाइल की गई, क्योंकि उसमें ये बताया गया कि सेक्शन 3 जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट है दूसरे सेकुलर प्रोविजंस के ऊपर भी। तो इसलिए उसको इसने कोर्ट ने यहाँ पर सब को परस्यू किया, और कॉमन वर्डिक्ट जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का एक डिसीजन में आया था, उसका था देनीलाल लतीफी। और पैराग्राफ नंबर 33 का ये बताया गया इसमें, और पैराग्राफ नंबर 33 की जजमेंट थी वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस की गई शाह बानो केस की। और इसमें रैशनल क्या था वो सारा पूरा यहाँ पर पूरी जजमेंट का रिप्रोड्यूस किया गया इसमें मीन्स अपनी। तो इसमें यहाँ पर ये बताया था, इस कोर्ट ने ये प्राइम फेशिया ये ऑब्जर्व किया था कि ये प्रोविजन जो है वो वायलेटिव होते हैं आर्टिकल 14 और 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और लेटर इंटरप्रिटेशन ये बताया था कि जो वैलिडिटी है और 1986 एक्ट की वो रोक नहीं सकती सेकुलर राइट्स जो डिवोर्स्ड वुमेन के, मुस्लिम वुमेन के पास हैं जो। तो 1986 के जो राइट्स हैं वो लिमिटेड हैं, वहाँ पे उस जजमेंट में ये बताया गया था। और ये बताया गया था कि जो राइट्स हैं 125 सीआरपीसी के वो भी एक्सेसिबल हैं मुस्लिम वुमेन के पास। वो ये एक उसके बाद एक और जजमेंट आई थी शाह बानो वर्सेस इमरान खान की 2010 में।
और अब इन दोनों की जो जजमेंट्स आई थी 1986 की और ये शाह बानो केस की जो 2010 में आई थी, उसका क्यूमुलेटिव रीडिंग जो था वो दानिलाल लतीफ़ी के जजमेंट में था। उसमें ये एक कंक्लूजन पे आई थी कोर्ट, और सेम क्वेश्चन जो था वो फिर से नॉक किया गया था। एक और जजमेंट आई थी खातून निसा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की 2014 में। तो 5 जजमेंट ऑनरेबल जजेस की जो जजमेंट आई थी, उन्होंने असिस्टेंस ली थी एक दानिलाल लतीफ़ी की जजमेंट में, और उसको एक्नॉलेज भी किया था सिमिलर पैरामीटर्स को। जो पिटीशंस थी जिसमें दोनों लॉज थे सेकुलर और पर्सनल के, और ये पाया कि जो डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन है वो इंटाइटल्ड है, वो इन्वोक करा सकती है सेक्शन 125 सीआरपीसी का, वो जो भी मेंटेनेंस हो उनका जो राइट है। अगर वो एक्सरसाइज भी नहीं करती है कि सेक्शन 5 1986 एक्ट का, वो बेशक वो अपना एक्सरसाइज नहीं करती है मेंटेनेंस क्लेम के लिए, लेकिन इसके पास 125 सीआरपीसी के अंदर पूरा राइट बनेगा उसका। तो ऐसा उस जजमेंट में बताया गया था। वो सारे कंटेंट्स यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए। और फिर एक और जजमेंट आई शमीम बानो वर्सेस अशरफ खान की 2014 की। इस कोर्ट ने फिर कहा कि जो 125 सीआरपीसी का प्रोविजन है और एक पिटीशन जो फाइल की जाती है सेक्शन 3 1986 की, उसके बाद भी सब्सिक्वेंटली मूव की गई थी, उसमें ये होल्ड किया कि जो इलेक्शन जो अंडर सेक्शन 5 ऑफ 1986 एक्ट है वो इम्पेरेटिव नहीं है, क्योंकि दोनों पिटीशंस थी वो मजिस्ट्रेट के पास मूव की गई थी। वो ये क्लेरिफाई कर दिया कि जो पिटीशन थी अंडर पर्सनल लॉ की वो बनाई गई थी, वो मीन्स वो फाइल की गई थी मेंटेनेंस ऑफ द डिवोर्स मुस्लिम वुमेन के लिए, और जो पैरामीटर्स थे वो इसलिए जो पैरामीटर्स थे सेक्शन 125 सीआरपीसी के वो एप्लीकेबल होंगे। और फिर यहाँ पे ये भी बताया कि जो फैमिली कोर्ट एक्ट की जो इनेक्टमेंट हुई 1984 एक्ट है, जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 है, उसने एक्सक्लूड कर दिया है इस जुरिस्डिक्शन को सेक्शन 9 चैप्टर 9 ऑफ 1973 का, जिसमें सेक्शन 125 भी पार्ट है। तो मीन्स फैमिली कोर्ट एक्ट बना गया है, उसमें जो ज्यूरिसडिक्शन है फैमिली कोर्ट की, उसमें चैप्टर 9 जो 1973 का है, जिसमें 125 भी उसका पार्ट है, तो उसमें ये बताया गया है कि जब फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 पास हुआ तो उसमें एक सिचुएशन ये अराइज हुई कि डिवोर्स मुस्लिम वुमेन जो है, अगर वो फैमिली कोर्ट के अंदर आती हैं 125 सीआरपीसी के तहत, जब वो केस फाइल करती हैं, और सिमिलर सर्कमस्टांसेस भी डील किए गए थे एक शमीमा फरूकी वर्सेस शाहिद खान की। तो यहाँ पर ये बताया कि जो अर्लियर मेंशन जजमेंट्स थी कोर्ट की, वहाँ भी ये बताया गया था कि जो कंसर्न फैमिली कोर्ट है उन्होंने राइटली बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक या डाउट के ये कहा कि 125 सीआरपीसी जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो मीन्स सारी जजमेंट्स यही बता रही थी कि जो 125 सीआरपीसी है वो एप्लीकेबल होगा। उसके जो पैराग्राफ नंबर 9 थे वो उसको यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया गया, और यहाँ पर सारे कंटेंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं पैरा नंबर 9 के। और अब यहाँ पर कहा कि सबमिशंस को परस्यू करने से पहले जो काउंसिल ने दिए हैं, तो ये हमें ये कंसिडर कर लेना चाहिए कि जो कंसर्न प्रोविजंस हैं और उनके कंपैरेटिव डायसेक्शन क्या है, और अंडर सेक्शन 3 1986 एक्ट के तहत जो इंटाइटलमेंट है राइट्स ऑफ द डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन की, वो वाइडर है। उसने ये बताया कि जो इंटाइटलमेंट है वो वाइडर है देन द एम्बिएंट ऑफ मेंटेनेंस, जो ऑब्लिगेशन जो बनते हैं ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड एमिनेटिंग फ्रॉम हर डिवोर्स। और पर कॉन्ट्रा ये बताया गया कि 125 सीआरपीसी के तहत वुमेन जो मेंटेनेंस लेती है उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है। तो ये एक सबमिशंस थे उनके कि सेक्शन 3 1986 ये कहता था कि इसके जो पैरामीटर्स है वाइडर है, डाइवोर्स वुमेन ले सकती है, लेकिन 125 में वुमेन को ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो मेंटेनेंस है वो अपने इसलिए क्लेम करेगी वो मेंटेन नहीं कर सकती है। तो राइट टू सीक मेंटेनेंस जो 125 सीआरपीसी का वो इनवोकेबल है इवन ड्यूरिंग द सस्टेंसेंस ऑफ मैरिज एंड नॉट कंटीजेंट अपॉन डिवोर्स। मींस 125 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है वो वुमेन भी फाइल कर सकती है अगर वो हस्बैंड से अलग रह रही हो, और चाहे वो उन्होंने डिवोर्स फाइल भी ना किया हो, और मैरिज के दौरान भी वो फाइल कर सकती है 125 सीआरपीसी का ये प्रोविजन था। और 1986 का जो बना हुआ है कानून, उसमें सिर्फ डिवोर्स वुमेन के लिए ही प्रोविजन बना हुआ है। तो ये डिस्टिंक्शन ये थी, उसमें ये बताया गया था टाइम पीरियड। एक दूसरा इशू था टाइम पीरियड का, जिसमें प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती है और उसे डिसाइड किया जाता है। अब ये बताया कि जो पिटीशन मूव की जाती है अगर सेक्शन 3 सब पार्ट 2 ऑफ 1986 एक्ट के तहत,
वो डिसाइड की जाती है इन रिगार्ड्स टू द हस्बैंड लायबिलिटी, हस्बैंड की जो लायबिलिटी है अंडर सेक्शन 3 ऑफ 1986 के विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो एक पीरियड 1 मंथ के पीरियड के अंदर ही डिसाइड की जाती है। लेकिन अब यहाँ बताया कोई स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट फ्रेम नहीं किया गया है 125 सीआरपीसी का। तो मींस 125 सीआरपीसी में कई साल भी लग सकते हैं, लेकिन इसलिए इसको पूरा करने के लिए इंटरिम मेंटेनेंस बना दी गई है कि आप जब तक डिसाइड नहीं हो जाता, क्योंकि एविडेंसेस भी होते हैं उसमें, तो ये जो इंटरिम मेंटेनेंस का जो पीरियड है वो 60 दिन का बता दिया गया है जब भी 125 सीआरपीसी की पिटीशन डील की जाती है। जब तक ऑर्डर नहीं आता था तो इंटरिम दो, ये सब बताया गया। तो फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ 1986 एक्ट के तहत तो वारंट भी इशू हो सकता है फॉर द अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस एज डायरेक्टेड इन द सेड ऑर्डर एंड मे सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट टिल पेमेंट इज मेड और फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड्स टू 1 ईयर। तो यहाँ पर उसमें पीनल प्रोविजन भी है सेक्शन 3 सब पार्ट 2 ऑफ 1986 एक्ट के तहत। अगर वो नहीं दे पाते हैं हस्बैंड तो उसको डायरेक्शन दी जाती है कि उनको जेल हो सकती है जब तक वो पेमेंट नहीं करते, और जिसकी सजा जो है 1 साल तक हो सकती है। और 125 सीआरपीसी में ये बताया है कि अगर ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया जाएगा तो इसमें जो सजा जो है वो 1 मंथ तक की है, और जब तक पेमेंट नहीं की जाती। तो अब यहाँ बताया कि डिसीजन जो आया था दानीलाल लतीफी सुपरा का, उसमें न्यूमरस हाई कोर्ट्स ने भी कॉन्टेम्पलेट किया और एनालाइज किया जो इंस्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ था। आप उन सब की क्विक एग्जामिनेशन कहते हैं, हम सब जजमेंट्स का क्विक एग्जामिनेशन करते हैं जो हाई कोर्ट्स ने पास किए थे, जिसे जो हमें अलाउ, जिसे हम कैटेगराइज करते हैं डिसीजंस को, और 2 सेट ऑफ व्यूज जो हैं उसके निकालते हैं। पहला व्यू यह है जो सर्टेन जजमेंट्स थी वो ये बताती थी कि रेमेडी जो है वो एक्सक्लूसिवली है अंडर एक्सरसाइज्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ 1986 एक्ट के तहत एम्प्लॉयडली होल्ड करती है कि जो राइट्स हैं वो सेकुलर प्रोविजन के वो एक्सटिंग्विश्ड हो जानी चाहिए, खत्म हो जाएगी। और अनदर व्यू जो था उन जजमेंट्स का जो डिवोर्स वुमेन जो है वो अपनी जो रेमेडी है मेंटेनेंस की वो ले सकती हैं, और जबकि 1986 एक्ट का जो कानून है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और जो एग्जिस्टेंस ऑफ द 1986 एक्ट का जो कानून है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब द सेट ऑफ जजमेंट जिसमें ये कहा गया कि जो राइट ऑफ द डिवोर्स वुमेन है वो अगर वो एक्सरसाइज करती है 1986 एक्ट के तहत, और स्पेसिफिकली सेक्शन 3 का, और वो सेक्शन 125 का नहीं करती हैं, तो एक डिसीजन जो था सिंगल जज हाई कोर्ट का इलाहाबाद का था, शहीद जमाल अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2008 का, एसएससी ऑनलाइन इलाहाबाद का। और उस जजमेंट में ये बताया गया कि जो राइट्स है डिवोर्स वुमेन के वो एक्सरसाइज किए जाते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ 1986 एक्ट के तहत, और नॉट थ्रू सेकुलर प्रोविजन ऑफ 125 सीआरपीसी में। एक डिसीजन था सिंगल जज हाई कोर्ट का, शहीद जमाल अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, वो अटेंशन में लाया गया कि जो लर्नड अमाइकस क्यूरेरी हैं, और जो उन्होंने बताया कि जो उन्होंने अटेंशन या अमाइकस क्यूरेरी ने ये बताई कि जो कोर्ट ने ओपिनियन ये दिया था कि डिवोर्स मुस्लिम वुमेन जो है वो क्लेम नहीं कर सकती मेंटेनेंस अंडर द फॉर्मर हस्बैंड अगर वो सेकुलर प्रोविजन 125 सीआरपीसी का इन्वोक करती हैं, और 1986 एक्ट और 1986 एक्ट जो है वो कंप्लीट कोड इटसेल्फ है। तो ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेंटेनेंस प्रिवेल्स। तो यह बताया कि जो एक कंप्लीट कोड इटसेल्फ ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मेंटेनेंस प्रिवेल्स, डेविएटिंग फ्रॉम द अप्रोच, और सर्टेन हाई कोर्ट्स ने ये एक बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन बनाया और ये बताया कि नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज थी 1986 की, तो किसी भी तरीके से वो बार नहीं कर सकती है रेमेडी जो बताई गई है सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत। इन दिस रिगार्ड में रेफरेंस जो था वो सिंगल जज का हाई कोर्ट का था, एक आया था मुमताज बेन जुसा भाई सिपाही वर्सेस महबूब खान उस्मान खान पठान, एससीसी ऑनलाइन गुजरात 279 का 1998 के थी ये। तो यहाँ पर ये बताया कि जो हाई कोर्ट का था केरला का, और एक हाई कोर्ट के भी डिसीजन आया था कुनी मोहम्मद वर्सेस अयेशा कुट्टी 2010 का, केरला 567 का डिसीजन था, जो उसमें बताया गया था कि हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में ये बताया कि जो एक मिसेस हुमेरा खातून एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद याकूब, ये भी एससी ऑनलाइन इलाहाबाद 2010 का फैसला था, और कई जजमेंट्स इन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिए हुए हैं। और इन सब डिसीजंस को देखते हुए ये डिवीजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ केरला ने कुनी मोहम्मद सुप्रा में ये सिग्निफिकेंटली ये बताया कि एक लिमिटेड क्वेश्चन था जो लॉ का, वो उनके हमारे सामने आया है, और इंस्टेंट जजमेंट में ये बताया गया है कि
रेशो डिसेंडी जो रेंडर्ड की गई थी इस कोर्ट द्वारा, एक डिसीजन था डेनिलाल लतीफी का, उसमें यह कहा गया कि कोई एक्सप्रेस एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट नहीं बताया गया 125 सीआरपीसी में, और ना ही नाइदर द सेम वाज, ना ही लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी इसको मींस रोकने के लिए, या फिर जब 1986 एक्ट का जो बनाया गया था ये बताया गया कि डोमेन जो ऑक्युपाई किए गए हैं दोनों प्रोविजंस के वो दोनों इंटायरली डिफरेंट है, और सेकुलर प्रोविजन स्टिपुलेट करता है कि इनएबिलिटी टू मेंटेन वन सेल्फ फॉर इन्वोकिंग द राइट्स, और जबकि 125 का बताया कि जो वुमेन अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है वो 125 से लगाएंगी, और सेक्शन 3 जो बताया गया वो इंडिपेंडेंट है वंस एबिलिटी के लिए, चाहे वो सक्षम हो या ना हो। तो सेक्शन 3 1986 का ये बताया कि कोर्ट ने बताया कि वो एक इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इन दोनों का जो प्रोविजंस है वो हार्मोनियसली और पर्पसली अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, और जब भी उनमें कॉन्फ्लिक्टिंग लीगल प्रोटेक्शंस हैं तो इस दोनों वेल एस्टेब्लिश्ड जो पोजीशंस ऑफ लॉ थे और सबमिशंस जो थी लर्नड सीनियर एडवोकेट की और लर्नड अमाइकस क्यूरेटर की, तो यहाँ पर अब कहा कि इस फेट ऑफ इंस्टेंट पिटीशन जो है वो हमारे समक्ष आई है। अब हम इसको डिसाइड ये करते हैं कि जो कंटेंशन जो रेज की गई थी नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज की सेक्शन 3 और 4 की 1986 की, वो अनडाउटली क्लैरिफाई किया गया है संविधान में, संविधान की जो बेंचेस हुई हैं, और यहाँ पर कहीं ये नहीं इसे समझा जा सकता है कि ये ओवरराइड करता है दूसरे राइट्स को जब इनेक्टमेंट्स हुए थे लेजिस्लेचर के, तो इसलिए हम ये बाउंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीजेस जो है उससे हम बाउंड बाय हैं, और जो एक आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का तहत जो भी डिसीजन आया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, एक स्टेट डिसीजेस होता है कि कोई बड़ी कोर्ट जब बड़ा बेंच दे देता वो एक डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीजेस के ऊपर वो बाइंडिंग होगा, मींस अगर उसे अप्लाई किया जाएगा तो इसलिए एक बेयर परस्यूअल करने के लिए सेक्शन 7 ऑफ 1986 एक्ट का वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है, ये ट्रांजिशनरी नेचर में है, और इंटरप्रिटेशंस जो है वो सेक्शन 5 ऑफ 1986 एक्ट का ये बताया गया है, जैसे हाईलाइट किया गया है कि इसमें न्यूमरस डिसीजंस थे वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी इनेबिलिटी को कि हम मींस जो कंटेंशंस जो रेज किए गए हैं उन कंटेंशंस को हम एक्सेप्ट कर लें। इसके बारे में कोर्ट ने कहा हम इनेबल हैं कि जो सीनियर से जो अपीलेंट के जो बताए गए हैं, तो इसलिए हमारी इनेबिलिटी है वो सारी कंटेंशंस को हम एक्सेप्ट करें। तो इसलिए हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने जब मॉडिफाई किया था फैमिली कोर्ट का ऑर्डर को वो करेक्ट थे, उन्होंने ये अपहोल्ड किया कि ये मेंटेनेबल है, 125 सीआरपीसी की जो पिटीशन है वो मेंटेनेबल है और कोई इन्फर्मिटी नहीं थी इस ऑर्डर की। तो अब यहाँ पर जो काउंसिल थे थे उन्होंने एक क्वेश्चन सामने लाया कि whether fulfillment of the divorce movement rights particularly जो मेंटेनेंस है सेक्शन 3 ऑफ 1986 के तहत वो एक्सेप्ट की जाती है, वैसे अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या वो ये बार हो जाएगी फॉर हर लाइफ कि वो एप्लीकेशन 125 सीआरपीसी की वो फाइल नहीं कर सकती है, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया गया है। तो अब यहाँ पर पर्सनल लॉज जो बताए गए मीन्स सेकुलर पर्सनल लॉज थे, और एक अब यहाँ पर कोर्ट ने एक जो सेक्शन 173 सब पार्ट 3 और सब पार्ट बी ऑफ 1973 एक्ट का था जो उस पर जो है रेफरेंस दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आया कि एक जो सेक्शन 127 सब पार्ट 3 सब पार्ट बी जो है 1973 का जो कि कहता है अल्टरेशन ऑफ मेंटेनेंस, तो उसके ऊपर उन्होंने कोर्ट ने रेफरेंस दिया कि अल्टरेशन ऑफ इन अलाउंस कब किया जाता है। तो वो जो 127 का जो सेक्शन है वो बताया गया कि कभी ऑर्डर 125 के अंदर दे दिया जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा तो उसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाए। क्या वो ग्राउंड्स है वो यहाँ पे 127 के अंदर बताए हुए हैं। तो ये यहाँ पे बताया कि अगर हम इसको इंटरप्रिटेशन करें सेकुलर प्रोविजन 1973 के तो राइट ऑफ मेंटेनेंस का, तो इसमें ये बताया गया था लेजिस्लेचर जो है उसकी कभी इंटेंशन मंशा नहीं थी कि एक अनड्यू बेनिफिट है वो दिया जाए किसी को। अगर मैरिटल रिलेशनशिप्स जो हैं वो अगर दोनों पार्टीज के अगर मैरिटल रिलेशन को देखते हो किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस अनड्यू बेनिफिट दिया जाए, तो इसलिए 127 सब पार्ट 3 सब पार्ट बी ऑफ 1973 का जो पास किया गया तो वो एक प्रोविजन भी इसमें ऐड किया गया है जो अंडर 125 सीआरपीसी के अंदर ही बताया गया था कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब वुमेन के पास सफिशिएंट मींस ऑफ लिवलीहुड होती है आफ्टर डिवोर्स, और प्रोविजंस जो कंटेम्पलेट करते हैं नीड्स फॉर द डिवोर्स मुस्लिम वुमेन। तो यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 28-29 जो डेनिलाल लतीफी का था उसको यहाँ पर रेफरेंस दिया उन्होंने।
और सारे उसके जो उस जजमेंट के रेफरेंस पैराग्राफ को देखने के बाद कोर्ट ने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया कि इंटेंशन थी पार्लियामेंट की, उसमें ये बताया गया था कि बेनिफिशियल जो कंस्ट्रक्शन की जाए, जो एक्सप्रेशंस जो कंटेम्पलेटेड हैं सेक्शन 3 ऑफ 1986 एक्ट के, तो उसमें बताया गया था विद इन इद्दत पीरियड में। वहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया कि पार्लियामेंट कभी नहीं चाहता था कि जो राइट्स हैं डिवोर्स मुस्लिम वुमेन के वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही रखे जाए। तो अगर इंट्रोडक्शन की गई थी सेक्शन 3 ऑफ 1986 एक्ट की, तो ये एक कहा गया एक सोशो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। तो आइडिया ये दिया गया था, आइडिया था कि इसका कि बेनिफिट दिया जाए मेंटेनेंस का, जो रीजनेबल और फेयर प्रोविजन ऑफ के लिए कि लाइफ टाइम ऑफ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन के लिए दिया जाए मेंटेनेंस, और जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लेती। और एक वेल एक्सपाउंडेड इंटरप्रिटेशन भी बताया गया है 1986 एक्ट के तहत। तो ये आवश्यक है कि डिवोर्स मुस्लिम वुमेन जो है वो वहां तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता जब तक उसके जो इंडिपेंडेंट राइट्स हैं और मेंटेनेंस के अंडर सेकुलर प्रोविजन ऑफ 1973, इसमें बताया गया कि शी इज एबल टू प्रूव रिक्विजिट encompassed by the said statutes। तो कई जजमेंट्स को यहाँ पर रेफरेंस देने के बाद फाइनली कंक्लूजन पे ये आ गए, माननीय कोर्ट ने ये बता दिया कि जब एक कि और यहाँ पे बताया कि पेकुलर सर्कमस्टांसेस ये थे कि जो राइट भी है हस्बैंड के पास कि वो कैंसिलेशन करा सकता है मेंटेनेंस का 127 सब पार्ट 3 सब पार्ट बी ऑफ सीआरपीसी के तहत। और फर्स्ट लीगल सर्कमस्टांसेस ये थे कि डिवोर्स मुस्लिम वुमेन है वो उसको पहले पिटीशन मूव करनी होगी 125 सीआरपीसी के तहत, और वो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस जो है वो अपने फॉर्मर अगेंस्ट हस्बैंड के अगेंस्ट में मिलता है। जब वो सारे इंटाइटलमेंट मिलने के बाद अगर वो एक्सरसाइज करती है सब्सटेंशियल राइट्स जो उसको मिले गए हैं सेक्शन 3 ऑफ 1986 के एक्ट के तहत, तो हस्बैंड के पास भी फुली मींस ऑब्लिगेशंस हैं कि वो अपने कोर्ट के सेटिस्फाई करे और इंश्योर करे फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए, और उसके बाद ही हस्बैंड जो है वो अपना क्लेम जो है वो प्रेस कर सकता है 127 सब पार्ट 3 सब पार्ट बी ऑफ 1973 के तहत, और वो ऑर्डर को कैंसिल करा सकता है अगर वो 125 सीआरपीसी के अंदर वो पास किया ऑर्डर पास हो जाता है, तो जिसमें उसको डायरेक्शन दी जाती है कि वो मेंटेनेंस अपनी फॉर्मर वाइफ को दे। अगर यहाँ पर बताया कि अगर हस्बैंड जो है वो फुलफिल कर लेता है ऑब्लिगेशन सेक्शन 3 ऑफ 1986 एक्ट के तहत, वो जो कि बताया गया कस्टमरी और पर्सनल लॉ जो फॉलो किए जाते हैं, और डिवोर्स मुस्लिम वुमेन सब्सिक्वेंटली उसके बाद 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मूव करती है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, तो अनडिनाइबली जो राइट बनता है मूव अंडर दिस प्रोविजन ये ओपन रहेगा इन द फेवर ऑफ द डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन के पास। और हस्बैंड जब रिसोर्ट अपोज करता है 125 सीआरपीसी के तहत, उसको एस्टेब्लिश करना होगा कि इनिशियल ऑब्लिगेशंस थे वो अंडर कस्टमरी और पर्सनल लॉ के थे, वो उसने फुलफिल कर दिए हैं, और वाइफ के पास सफिशिएंट मींस वाइफ जो है वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है। अगर हस्बैंड फेल हो जाता है, इसमें ऑब्जेक्शंस को रेज नहीं कर पाता ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट की जाती हैं 125 सीआरपीसी के तहत, और जो ऑर्डर अकॉर्डिंगली पास हो जाता है, तो वो यहाँ पे बताया कि इट वुड नॉट बी इनहेरेंटली बार्ड और लायबल टू कैंसिल दी थ्रू एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 127 3 सीआरपीसी। तो ये उसको कैंसिल जो है बार नहीं किया जा सकता या फिर उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता अगर वो हस्बैंड फेल हो जाता है इसमें प्रूव करने के लिए कि वो जो वाइफ जो है वो अपने को मेंटेन नहीं कर पा रही है या इसको वो मेंटेन कर पा रही है, तो इसको प्रूव नहीं कर पा सकता, तब फिर उसका राइट नहीं बन जाता हस्बैंड को कि उसको कैंसिल करवा दे 127 सब पार्ट 3 सब पार्ट बी के तहत। तो अब यहाँ पे बताया कि इसके बाद भी एप्रोप्रिएट रेमेडीज जो हैं वो अवेलेबल हैं जो सीआरपीसी के तहत बताई गई हैं, और वो हमेशा ओपन रहेगी हस्बैंड के पास कि वो एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन कर सके ऑर्डर की जो पास हुआ है 125 सीआरपीसी के तहत। तो अब यहाँ पर बताया कि अगर एक रीजनेबल सब्स्टिट्यूट है वो प्रोवाइड किया जाता है हस्बैंड द्वारा, और जो अपनी एज पर द पर्सनल और कस्टमरी लॉज के तहत जब उसको डाइवोर्स दिया जाता है, तो मेंटेनेंस जो प्रोवाइड की जाती है बाय दी मजिस्ट्रेट या फैमिली कोर्ट एज द केस में भी 125 सीआरपीसी के तहत उसे रिड्यूस भी किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा इसे रिड्यूस भी किया जा सकता है अगर एक्सटेंट ऑफ डीम डबल बेनिफिट, अगर उसको डाइवोर्स वाइफ को अगर डबल बेनिफिट मिल गए हैं तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि वी आर इंक्लाइंड टू कंक्लूड कि जो इक्विवेलेंट राइट्स थे मेंटेनेंस के जो सेकुलर प्रोविजन के अंदर थे 125 सीआरपीसी के तहत, और पर्सनल लॉ जो प्रोविजन थे 1986 के
वो पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं डिस्टिंक्ट डोमेन्स में और ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा ये दोनों डोमेन्स अलग हैं और ज्यूरिस्प्रूडेंस भी इन दोनों का अलग है। तो इसलिए अगर इन दोनों का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किया जाए और इसमें जो दोनों का इसका कंटिन्यू टू एग्जिस्टेंस होगा राइट टू मेंटेनेंस जो डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन का 1973 के तहत और डिस्पाइट ऑफ द एनेक्टमेंट ऑफ द 1986 एक्ट के तहत। तो यहाँ पर बताया कि अकॉर्डिंगली डिसीजन जो हाई कोर्ट द्वारा दिए गए हैं जो हमने जिसको रेफर किया गया है और जो कि जो और एक कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ऑब्जर्वेशन जो दिए गए हैं वो कोर्ट ने कहा कि वो करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ नहीं था, वो इसलिए बैड इन लॉ है। तो यहाँ पर हम अपनी जो असिस्टेंस जो एक्नॉलेज करते हैं जो जिन्होंने असिस्टेंस दी है और इसके बेसिस पे जो इम्पीच ऑर्डर जो पास किया गया था तेलंगाना का वो अफर्म किया जाता है और अपील को खारिज किया जाता है और पेंडिंग एप्लीकेशन में डिस्पोज की जाती है। अब ऑनरेबल सेकंड जज थे, उन्होंने भी अपना कॉन्क्रेंट फाइंडिंग्स दिए। हम इसके लेंथी जो काफ़ी लेंथी जजमेंट है बन जाएगी ये, तो इसलिए हम इसके जो रेलिवेंट पैराग्राफ्स हैं लास्ट के उस पे तक जाते हैं और उसमें माननीय कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उस पर हम देखते हैं। और क्योंकि कॉन्क्रेंट फाइंडिंग्स थी तो उन्होंने कहा था कि दोनों फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी ऑफ द रेजिडेंस है वो वुमेन को मिलती है और एनहांस भी की जा सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने एक पैराग्राफ कुछ जो डोमेस्टिक वायलेंस के थे उसके ऊपर प्रोविजंस भी जो है वो डाला गया है। हम उस पूरे प्रोविजन पे चलते हैं आगे और कुछ पैराग्राफ्स हैं उस पर हम चलते हैं जिसे बताया गया था। अब यहाँ पर कोर्ट ने 43 पैराग्राफ पे चलते हैं। उन्होंने कहा था कि जो मैरिड वुमेन इंडिया में है जिनके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो मॉनेटरी जो रिसोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड में जो पर्सनल लॉ एक्सपेंसेस है वो उनको नहीं मिल पाते हैं, तो ये एक एस्टेब्लिश प्रैक्टिस बनती है कि एक डॉटर को जब मैरिड कर लिया जाता है तो वो हस्बैंड के साथ रेसाइड करती है और फैमिली के साथ रहती है जब तक कि उसके कोई कैरियर में एक्सीडेंसीज ना हो या फिर कोई अदर रीजंस हो कि वो और कहीं अलग रह रही हो। तो ऐसे में वुमेन जो है जिनके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है वो बेशक वो मे बी फाइनेंशियली इंडोर्ड होती है लेकिन मे नॉट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं होती है। अब यहाँ पर पोजीशन आती है मैरिड वुमेन की जो जिसे कहा गया एक होम मेकर है जिसके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और डिपेंडेंट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली पे। तो यहाँ पे एक साफ कहा गया कि वेल नोन है कि जो इंडियन होम मेकर जो है वो जो काफ़ी पैसा जो है वो बचा सकती है जो मंथली हाउस होल्ड जो उनका बजट होता है। तो नॉट ओनली टू ऑगमेंट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फैमिली बट आल्सो जो स्मॉल पोर्शन जो है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को भी बचा लेती है। तो इस तरह की कोर्ट ने बताया कि जो प्रैक्टिस जो है फॉलो की जाती है ताकि वो हस्बैंड के सामने रिक्वेस्ट ना कर सके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो मीन्स जो हाउस होल्ड वुमेन है वो कहा है कि अपने काफ़ी कुछ पैसा जो है अपने एक्सपेंसेस से बचा लेती है, पर्सनल एक्सपेंसेस से भी बचा लेती है ताकि वो बार बार वो निर्भर ना रहे। तो मोस्ट मैरिड मैन जो हैं इंडिया में वो रियलाइज नहीं करते हैं और इंडियन वो हाउस मेकर्स जो हैं वो इस तरह की जो रिक्वेस्ट है एक्सपेंसेस के वो उसे हमेशा टर्न डाउन कर दी जाती है हस्बैंड और फैमिलीज द्वारा। तो सम हस्बैंड जो हैं वो इस फैक्ट से कॉन्शियस नहीं है कि वाइफ के पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, वो टोटली डिपेंडेंट है ना सिर्फ इमोशनली बट फाइनेंशियली भी। और दूसरे पक्ष पे देखा जाए जो वाइफ जो है जिसे रेफर किया गया होम मेकर पे वो वर्किंग करती है, पूरा दिन काम करती है अपनी वेलफेयर ऑफ फैमिली के लिए बिना कुछ एक्सपेक्ट किए इन रिटर्न एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न एक्सेप्ट सिर्फ लव एंड अफेक्शन को छोड़कर वो और कुछ नहीं मांगती है। तो और कुछ सेंस ऑफ कंफर्ट और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अपने हस्बैंड और फैमिली से ताकि इससे एक प्रकार की इमोशनल सिक्योरिटी मिल सके। तो ये एक सर्टेन हाउस होल्ड में वो चीज पाई नहीं जाती है। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि एक जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन भी मिलती है अगर किसी प्रकार की अनफॉर्चुनेट डेथ होती है। अगर एक मोटर व्हीकल एक्ट के जो केस था मीन्स कॉम्पनसेशन जैसे डिसाइड की जाती थी, कई बार कहते थे कि ये हाउस होल्ड वुमेन इसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कोर्ट ने उसमें एक डिसीजन दिया था कीर्ति वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। उसमें ये बताया था कि जो सर्विसेज और सैक्रिफाइसेस होम मेकर्स करती हैं फॉर इकोनॉमिक और वेल बीइंग ऑफ द फैमिली के लिए और इकोनॉमी ऑफ द नेशन रिमेन्स जो है अनकॉम्पनसेटेड है इन लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। तो जो गृहिणी है वो भी काफी ज्यादा योगदान देती है, इसको इस दिन कोर्ट ने यहाँ पर इस जजमेंट में बताया था। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि इंडियन मैरिड मैन है वो इस कॉन्शियस हो इस फैक्ट से कि वो फाइनेंशियली एम्पावर हैं हुए और
एंड जो अपनी वाइफ को भी फाइनेंशियल एम्पावर करे, और जिनके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और इसलिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो उनकी पर्सनल नीड्स के लिए दिए जाएं, और मीन्स उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए एसेस करवाएं। और सच फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो होगा वो वनरेबल वाइफ हो के लिए एक, ताकि वो एक फैमिली में एक सिक्योर पोजीशन हासिल कर सके। तो इंडियन मैरिड मैन जो हैं वो इस जो कॉन्शियस एस्पेक्ट के लिए और जो अवेलेबल रहते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द स्पाउसेस, फॉर द पर्सनल एक्सपेंसेस, जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को छोड़ते हुए के अलावा भी, तो उनका जॉइंट बैंक अकाउंट होता है या फिर एटीएम है, तो वो उनको कोर्ट ने कहा हम उनके एक्नॉलेज करते हैं। तो इसलिए कोर्ट ने उनको अप्रिशिएट किया जो जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और जो एटीएम कार्ड जो उनका साथ होता है, जो पर्सनल एक्सपेंसेस के साथ साथ भी उनके साथ वो वाइफ के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर एक बताया कि एक वनरेबिलिटी भी है मैरिड इंडियन वुमेन की इन रिगार्डिंग टू द सिक्योरिटी ऑफ रेजिडेंट इन द मैट्रिमोनियल हाउस। तो एक जजमेंट आई थी प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी की, जिसमें कोर्ट ने सेक्शन 17 थे डोमेस्टिक वायलेंस के, उसमें ये अपना ओपिनियन दिया कि जो क्वेश्चन रेज किए गए थे कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है बिटवीन एग्रीवेड पर्सन और पर्सनल जिसके ऊपर रिलीफ क्लेम किया जाता है, उसे हमेशा इंटरप्रेटेड किया जाना चाहिए ब्रॉड और एक्सपेंसिव वे में, ताकि जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है वो सस्टेन किया जाए। तो ये जजमेंट के कंटेंट्स थे। अब यहाँ पर बताया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी ऑफ द रेजिडेंस है वो उसे प्रोटेक्ट कराना चाहिए, उसे एनहांस कर देना चाहिए। तो ये तभी इसे इंडियन वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है, जो जिन्हें हम होम मेकर कहते हैं, जो एक इंडियन फैमिली की स्ट्रेंथ है और रीढ़ की हड्डी है, जो विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसको मेंटेन रहना चाहिए और उसको मजबूत करना चाहिए। तो इसलिए स्टेबल फैमिली जो है तो इसलिए हमेशा यहाँ पर मॉरल और एथिक्स वैल्यूज को देखते हुए और एक सक्सीडिंग जनरेशन थी जो एक लॉन्ग वे बिल्डिंग ऑफ नेशनल सोसाइटी विच इज द नीड ऑफ आवर। तो यह सारे जजमेंट के उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिया उन्होंने। तो सारे डिस्कशन को देखते हुए उस क्रिमिनल अपील थी उसको भी खारिज कर दिया। तो दोनों ऑनरेबल जजेस की अपनी अपनी जजमेंट्स थी। अब उसके बाद फाइनली यह निकाला ऑर्डर ये दिया कि दोनों ने अपने सेपरेट दिए लेकिन कॉन्करेंट जजमेंट्स दिए। अब फाइनल नर्शल ये था कि 125 सीआरपीसी जो है एप्लीकेबल होगा ऑल मैरिड वुमेन को इंक्लूडिंग मुस्लिम मैरिड वुमेन। मींस 125 अब यहाँ पर एक फाइनल निर्णय ये आ गया कि जो 125 का जो सीआरपीसी का प्रोविजन है वो सारी मैरिड वुमेन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, मुस्लिम मैरिड वुमेन के ऊपर भी। सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाइज टू ऑल नॉन मुस्लिम वुमेन एंड डाइवोर्स वुमेन्स। जितनी भी ऑल नॉन मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। एज फार एज डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन इज कंसर्न्ड, आगे क्या निर्णय दिया, 125 सीआरपीसी अप्लाइज होगा ऑल मुस्लिम वुमेन मैरिड and divorce under special marriage act in addition to the remedies available under the special marriage act। special marriage act के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। तो जो डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने कहा कि 125 जो है वो अप्लाई करेगा सारी मुस्लिम वुमेन्स के ऊपर, चाहे वो मैरिड हो चाहे डाइवोर्स हो, अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, इन एडिशन टू जो अदर रेमेडीज भी अवेलेबल है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। तो और दूसरा उन्होंने बताया कि अगर मुस्लिम वुमेन्स अगर मैरिड हैं और डाइवोर्स्ड हो चुकी हैं उनको अंडर मुस्लिम लॉ में, तब सेक्शन 125 सीआरपीसी एज वेल एज द प्रोविजन ऑफ द 1986 जो है दोनों एप्लीकेबल होंगे। ऑप्शन जो होगा मुस्लिम वुमेन के ऊपर, डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन के ऊपर होगा कि वो रेमेडी चाहे वो दोनों लॉज के अंदर लेना चाहती हैं या फिर दोनों लॉ के अंदर लेना चाहती है, चाहे इन दोनों में से एक लॉ के अंदर लेना चाहती है तो दोनों लॉ के ले सकती है, क्योंकि 1986 एक्ट जो है वो डेरोगेशन नहीं है 125 सीआरपीसी का, बल्कि एक एडिशन है टू द सेट प्रोविजन। तो अगर 125 सीआरपीसी को रिजॉर्टेड बाय द डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन एज पर द डेफिनेशन 1986 एक्ट के तहत, और कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है 1986 एक्ट के अंदर, तो वो 127 सब पार्ट बी के अंदर वो कंसिडर किया जा सकता है। अगर कोई 125 सीआरपीसी का जो प्रोविजन अगर डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन को दिया जाता है 1986 एक्ट के तहत, जो भी कोई ऑर्डर पास किया जाएगा 1986 एक्ट के तहत उसे भी कंसिडर किया जा सकता है 127(3) सब पार्ट 3 बी ऑफ सीआरपीसी के तहत। और फिर 1986 का एक्ट जो है वो डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन जो के तहत जो डिफाइन किया गया एक्ट में, और एक बाय फाइलिंग एप्लीकेशन जो फाइल करती है उसे डिस्पोज किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद दी स्टेट एनएक्टमेंट। अगर कोई इलीगल डाइवोर्स इलीगल डाइवोर्स होता है एज पर द प्रोविजन ऑफ 2019 एक्ट के तहत, तब रिलीफ जो दी गई है सेक्शन 5 ऑफ एक्ट के अंदर उसे अवेल की जा सकती है बाय सब्सिस्टेंस अलाउंस के तहत। और ऑप्शन होगा मुस्लिम वुमेन के पास कि रेमेडी 125 के अंदर भी
125 के अंदर भी, सीआरपीसी के अंदर भी अवेल कर सकती हैं। और अगर डिपेंडेंसी होती है पेटिशन 125 सीआरपीसी के, तो मुस्लिम वुमेन जो अगर वो डाइवोर्स हो जाती हैं तो वो अपना 125 सीआरपीसी के तहत भी ले सकती है, और जो जाफर पिटीशन जो फाइल कर सकती है 219 एक्ट के तहत। और प्रोविजन ऑफ 219 का जो एक्ट है वो रेमेडी प्रोवाइड करता है इन एडिशन टू, नॉट इन द डेरोगेशन ऑफ द सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी के तहत। तो मींस यही चीज कंफ्यूजन निकाला कि मुस्लिम वुमेन के पास दोनों रेमेडीज होंगी, चाहे वो 1986 या 2019 के एक्ट के तहत लें या 125 सीआरपीसी के तहत लें। तो इसी ग्राउंड्स पे क्रिमिनल अपील को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो ये जजमेंट आई थी 10 जुलाई 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।